आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक व्यायाम हमारी एक अनिवार्य आवश्यकता, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम को स्वाध्याय सत्संग के क्रम को आगे बढ़ाए रखते हुए पृष्ठ 26 से पढ़कर सुनाते हैं। टहलना एक साधारण और आरामदायक व्यायाम है। एक शरीर शास्त्री का कथन है, जो प्रतिदिन 5 मील चलता है वह कभी अस्वस्थ नहीं रह सकता। इस कथन में काफी सच्चाई है। टहलने से हाथ पांव तथा आमाशय का अच्छा व्यायाम हो जाता है। इससे व्यक्तियों को तो कम से कम 2-3 मील प्रतिदिन टहलना ही चाहिए। वृद्ध व्यक्तियों के लिए भी टहलना एक अच्छा व्यायाम है। नियम पूर्वक प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व टहलने के लिए निकलना चाहिए। सरपट चाल से चलें, न बिल्कुल धीमा चलें और न पूरी दौड़ करें। स्वस्थ चित्त रहे और आसपास की हरी वस्तुओं को देखता हुआ प्रसन्नता अनुभव करें। ओस की बूंदों से भीगी हरी घास पर तेजी से टहलना व्यायाम का एक सरल, अच्छा और लाभदायक तरीका है। इससे मस्तिष्क को शक्ति और शीतलता प्राप्त होती है। टहलते समय पांवों के साथ हाथों को भी आगे पीछे तेजी से जाना चाहिए और नाक से सांस लेनी चाहिए। गंदे, दुर्गंधित व उबड़ खाबड़ स्थानों में नहीं टहलना चाहिए। साथियों, हरे भरे फूलों वाले साफ सुथरे रास्ते ही इसके लिए उपयुक्त होते हैं। मोटरें जिन पर चलती हों, उन सड़कों पर टहलने की अपेक्षा जंगल की ओर जाने वाली पगडंडियों में टहलना अधिक लाभदायक होता है। जहाँ तक हो, नंगे पांव से ही टहलना चाहिए, पर यदि ऐसा संभव न हो तो हल्के जूते पहनने चाहिए। मित्रों, तेल मालिश कीजिए। कृष्य शरीर को पुष्ट, स्वस्थ और सुडौल बनाने के लिए तेल मालिश बड़ा सुंदर व्यायाम है। महात्मा गांधी जी वृद्धावस्था तक नियमित रूप से तेल मालिश करते रहे। आचार्य विनोबा भावे मालिश को बड़ा महत्व देते हैं। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने भी इसकी बड़ी उपयोगिता सिद्ध की है। कहीं कहीं तो तेल मालिश अभी भी चिकित्सा का एक अंग ही बनी हुई है। विश्व स्वास्थ्य परिषद के प्रधान डॉक्टर रिचकान ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है, चिकित्सा शास्त्र का इतिहास बताता है कि पाश्चात्य सभ्यता के पूर्व भी भारत के निवासी तेल मालिश के लाभ को जानते थे। आयुर्वेद में भी इसका उल्लेख हुआ है। महर्षि वाग्भट्ट ने लिखा है, कषायाम ग्रहणायाम स्थूलानाम कर्षनायक च बद्ध विटक विमिग्नम च संस्कारात् सर्व दोष जिता। साथियों, अर्थात तेल मालिश कृष्ण को पुष्ट और स्थूल को सामान्य अवस्था में लाने के लिए बड़ी उपयोगी औषधि है। तेल से मल निकलता है, कीटाणु नष्ट होते हैं और शरीर से रोगों को दूर करने की शक्ति आती है। छोटे बच्चों के लिए तेल मालिश अमृत तुल्य है, पर इससे छोटे बड़े बुढ़े और स्त्रियां सभी लाभ उठा सकते हैं। प्रसूता स्त्रियों की कुछ दिन तक मालिश होना आवश्यक भी है। इससे स्वास्थ्य के साथ सौंदर्य भी बढ़ता है और अनावश्यक चर्बी नहीं जमा होने पाती। अंग प्रत्यंगों के शोधन, दीर्घ जीवन विकास के लिए तेल मालिश एक उत्तम व्यायाम है। नियमित रूप से मालिश करने से शरीर का वजन बढ़ता है और शिथिलता दूर होती है। प्रातःकाल मालिश करने के बाद शरीर में सूर्य किरणें लेने से शरीर को प्राकृतिक विटामिन प्राप्त होते हैं, शक्ति आती है
और हड्डियां मजबूत होती हैं। रक्त के जीवाणु सशक्त होकर सारे शरीर का दौरा करते हैं। अनअपेक्षित तत्वों, गंदगी और रोग के कीटाणुओं को मार भगाते हैं। आंत, जिगर, फेफड़े, दिल आदि की पुष्टि के लिए, स्नायविक विकार दूर करने, शरीर को उष्णता प्रदान करने के लिए, कोष्ठबद्धता दूर करने के लिए, मांसपेशियों को सबल बनाने के लिए तेल मालिश हर वर्ग, हर उम्र के व्यक्ति के लिए उत्तम और सरल व्यायाम है। साथियों, गायन, वादन और नृत्य ये भी व्यायाम है। संगीत भी एक मनोरंजक व्यायाम है। इंग्लैंड के डॉक्टर मीड व न्यूयॉर्क के डॉक्टर एडवर्ड पोडोलास्को ने लिखा है, गाने से शरीर के भीतर एक विशेष प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है, जिससे रक्त का वेग बढ़ जाता है और शरीर के भीतर चिपके हुए विषैले पदार्थ छूट जाते हैं तथा निसर्ग मार्ग अर्थात मलमूत्र और पसीने आदि के रूप में बाहर निकल जाते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी डॉक्टर एस.जे. फ्रेदरी ने लिखा है, संगीत के प्रभाव से उत्पन्न मानसिक संतुलन मनुष्य को दीर्घजीवी बनाता है। यूथ इंडियनों में डॉक्टर जब रोगी को देखने जाता है तो वह गाना गाता है। चौथे गाने पर रोगी के स्वास्थ्य में परिवर्तन होने लगता है। डॉक्टरों का इस संबंध में एक मत है कि गाने से फेफड़े, आंतों और कंठ आदि के अवयवों का सुखद व्यायाम होता है, जिससे गाने वालों का जुकाम, बदहजमी, यकृत विकार व पीलिया आदि रोग नहीं होते। संगीत के संबंध में अनेक प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती हैं। भारतवर्ष में तो इस कला का सबसे अधिक विकास हुआ है। प्रार्थना, भजन, कीर्तन आदि का संबंध शारीरिक और विशेषकर मानसिक व्यायाम से ही है। वादन तो स्पष्टतया व्यायाम ही है। इसमें हाथ, गर्दन, नाद हिलते डुलते हैं। मृदंग और ढोलक के वादन से तो कमर के ऊपर के संपूर्ण हिस्से का भरपूर व्यायाम हो जाता है और पसीना फूट पड़ता है। सारंगी, सरोद, वीणा, हारमोनियम, सितार, बेंजो आदि वाद्यों से हाथ की उंगलियों की कसरत होती है और मानसिक प्रसन्नता मिलती है। सामूहिक रूप से गायन और वाद्य के सम्मिलित अभ्यास से स्वास्थ्य और मानसिक प्रसन्नता का वातावरण विनिर्मित होता है। सायंकाल भोजन के उपरांत 1 घंटे तक गायन और वाद्य का नियमित अभ्यास बड़ा लाभदायक होता है। गायन और वाद्य के साथ नृत्य का भी संबंध है। यह भी एक प्रकार का प्रभावोत्पादक व्यायाम है। हमारे समस्त शरीर में जितनी भी मांसपेशियां हैं, उन सबके सामूहिक व्यायाम के लिए नृत्य पूर्णतया उपयुक्त है। इससे आहार का पाचन और शरीर का संवर्धन भी ठीक प्रकार से होता है। भूख ठीक लगती है। श्वास संस्थान पर भी नृत्य का प्रभाव पड़ता है। इससे रक्त की शुद्धि होती है। शरीर के अन्य भागों में हाथ, पैर, उदर, वक्ष, नेत्र, ग्रीवा आदि का व्यायाम हो जाता है। साथियों, पाश्चात्य देशों में स्त्रियां खेल और कसरतों के बिना प्रतिबंध भाग लेती हैं, पर हमारे देश में सामाजिक संकीर्णता की मनोवृत्ति के कारण उन पर कड़े नियंत्रण लगाए गए हैं। फलस्वरूप उनका अधिकांश जीवन घर की चाहर दीवारी में ही बीतता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उनके व्यायाम की समुचित व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। स्त्रियां चाहे तो तीसरे प्रहर सामूहिक रूप से घरों में कोई छोटे मोटे खेल खेल सकती हैं। गायन, वादन और नृत्य का अभ्यास कर सकती हैं। सुविधानुसार आसन, प्राणायाम और पीटी की कसरतें भी कर सकती हैं। पुरुषों को इसके लिए उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। पर जहाँ
यह सब व्यवस्था न बन पड़े कुएं से पानी खींचने, मट्ठा बिलोने और कृषि बागवानी द्वारा स्त्रियों को अपने व्यायाम की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। जिन स्त्रियों को हाथ, पैर, कमर तथा आमाशय में जोर डालने वाले कार्य करने पड़ते हैं, उनके प्रसव कष्टपूर्ण नहीं होते। उनकी मानसिक स्थिति का पारिवारिक वातावरण और बच्चों के स्वास्थ्य से भी संबंध है। अतः स्त्रियों के व्यायाम की उपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। साथियों, चक्की पीसना भी एक व्यायाम है। अब चक्कियाँ तो रही नहीं, लेकिन हाँ बनाई जा सकती हैं, घर में खरीदी जा सकती हैं। साइकिल से भी बहुत से लोग चलाने लगे हैं, चक्की साइकिल आ गई है, तो वो भी किया जा सकता है। स्त्रियों के लिए व्यायाम की आवश्यकता बहुत अधिक है, क्योंकि उनका रहना अधिकांश घरों के भीतर ही होता है, जिससे उन्हें पर्याप्त खुली हवा और धूप आदि नहीं मिल पाती। श्वास प्रश्वास तथा मांसपेशियों के समुचित व्यायाम के लिए उन्हें चक्की चलाना सबसे अधिक अनुकूल पड़ता है। स्त्रियां बार बार दाएं और बाएं हाथ से चक्कियां पीसती हैं तो उनके हाथ, छाती, दोनों कोंखें, पेट तथा आंतड़ियां का भरपूर व्यायाम हो जाता है। चक्की चलाने से लाभ का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि उन स्त्रियों को जिन्हें नियमित रूप से चक्की चलाने का अवसर मिलता है, उन्हें प्रसव पीड़ा बहुत ही कम होती है। जबकि शहरों की अधिकांश स्त्रियों के प्रसव ऑपरेशन के बाद होते हैं। घरेलू चक्की का पिसा हुआ आटा स्वास्थ्य की दृष्टि से सब घर वालों के लिए भी लाभदायक रहता है। उसमें विटामिन और जीवन तत्व अधिक पाए जाते हैं, जबकि मशीन से पिसा हुआ आटा अपनी सारी पौष्टिक क्षमता और पोषण शक्ति खो देता है। इन लाभों को देखते हुए स्त्रियों को चक्की जरूर पीसना चाहिए। जिन्हें साधारण चक्कियां चलाना कठिन जान पड़ता हो, उन्हें खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग द्वारा प्रसारित बाल बेरिंग वाली चक्कियां मंगा लेनी चाहिए। यह अपेक्षाकृत हल्की होती है और इनमें आवश्यकता अनुसार आटे को भी मोटा या पतला किया जा सकता है। चक्की चलाने का कार्य भारतीय स्त्रियां बहुत प्राचीन काल से करती आ रही हैं और चूंकि वह एक लाभदायक और सर्वसुलभ व्यायाम है, अतः यह परंपरा आगे भी चलती रहनी चाहिए। आगे भी चलती रहनी चाहिए। साथियों, अभी हमने YouTube पर देखा था कि एक जो साइकिलिंग होती है ना, और साइकिल वाला व्यायाम करते हैं, साइकिल रख दी जाती है और पैडल चलाते रहते हैं। उसमें ही किसी कंपनी ने उसमें चक्की जोड़ दी है। वो आगे लगी है, उसको सेट किया जाता है और बस हाथ से पकड़ के साइकिल चलाने लगते हैं। आटा गेहूँ डाला जाता है और साइकिल चलाते हुए आटा निकलने लगता है। तो उससे पूरी एक्सरसाइज शरीर की होती रहती है, उसे भी देखा जा सकता है। स्वार्थ, स्वास्थ्य, समर्थता के प्रयास, प्रसारात्मक आयोजनों, व्यायामों के विभिन्न पहलू हैं। अपनी रुचि, सुविधा, स्थिति और अवस्था के हिसाब से एक व्यक्ति सामूहिक रूप से लोग स्वास्थ्य संवर्धन और क्लांति निसर्ग के लिए उनका अभ्यास कर सकते हैं, पर राष्ट्र की सम्मिलित समर्थता का प्रश्न इतने मात्र से हल न होगा। उसके लिए विस्तृत प्रयत्न और प्रसारात्मक आयोजन की पूर्ति करनी होगी। हमारी युग निर्माण योजना का प्रथम खंड स्वस्थ शरीर की रचना है। इसका मूलभूत उद्देश्य देशों में 100-200 पहलवान बना देना अथवा हजारों आदमियों को स्वस्थ बना देना मात्र नहीं। यह तो उसका आंशिक रूप है। वस्तुतः इस प्रथम चरण का मूल उद्देश्य समूचे राष्ट्र की शक्ति और स्वास्थ्य समर्थता का विकास करना है। जिस प्रकार गांव-गांव यज्ञ, पूजा पाठ, रामायण पारायण और गीता कथाओं के आयोजन चल रहे हैं, उसी प्रकार व्यायाम को भी राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ति करने के लिए
व्यापक आंदोलन उठाना पड़ेगा। इसके लिए भी वैसे ही आयोजन तैयार करने होंगे और उनका प्रचार प्रसार भी करना होगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी पुस्तक से और भी कुछ परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को सुनाएंगे। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।